नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का तरलों में यांत्रिक गुण चैप्टर। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आदर्श द्रव क्या होता है तथा तरलों के प्रवाह कितने प्रकार से हो सकते हैं उनको डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घनत्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है घनत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो किसी समांग तरल के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस तरल का घनत्व कहते हैं। तो यहाँ दिया है आपका एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस तरल का घनत्व कहते हैं। तो यदि किसी तरल का आयतन V तथा द्रव्यमान m है तब तरल का जो घनत्व होगा वह मान लीजिए घनत्व को हम रो से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो घनत्व रो बराबर m/v। तो यहाँ से हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि जो परिभाषा में दिया था एकांक आयतन के द्रव्यमान को। तो अगर हमारा द्रव्यमान मतलब कि v अगर 1 हो जाएगा तो जो रो होगा वह m के बराबर होगा। तो यहाँ से यही परिभाषा था कि जो एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। तो घनत्व पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो कि उसमें बताता है कि अणु कितने पास पास हैं, मतलब कि उनका कितना अंतरा आणविक आकर्षण बल या तो परास कितना है, मतलब कि घनत्व तो उसके अणु को दर्शाता है कि वह कितने पास पास हैं। तो इसका मात्रक हो जाता है, चूँकि हमारा द्रव्यमान बट्टा आयतन है तो द्रव्यमान का मात्रक kg तथा आयतन का मात्रक मीटर क्यू। तो यह एसआई पत्ती में kg प्रति मीटर क्यू होता है तथा सीजीएस पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा हमारा वॉल्यूम मतलब कि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यू होता है। तो हमारा जो मात्रक हुआ वह हुआ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। तो जो जल का घनत्व होता है वह 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यू या 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू होता है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल में जल का घनत्व नहीं दिया रहेगा तो उस जगह पे आप 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यू ही लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें आयतन नहीं पता है तो हम जो द्रव है उसका हम घनत्व कैसे निकालेंगे। तो माना किसी दो तरल का द्रव्यमान m1 व m2 है, मतलब कि हम दो तरल लिए हैं या द्रव लिए हैं जिसका द्रव्यमान एक का द्रव्यमान है m1 दूसरे का m2 तथा जो घनत्व है वह ρ1 व ρ2 है। तो जो हमारा मिश्रण बनेगा, मिश्रण का जो कुल घनत्व होगा उसको हम P max से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो P max बराबर होगा कुल द्रव्यमान बट्टा कुल आयतन, मतलब m1 + m2 बट्टा v1 + v2। तो इसमें हमको v1 व v2 नहीं ज्ञात है, तब हम यहाँ पहले पदार्थ का आयतन हमारा हो जाएगा m1 बट्टा ρ1। क्यों? क्योंकि हमारा जो रो बराबर होता है m/v, मतलब द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो हमारा द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m/ρ, मतलब द्रव्यमान बट्टा घनत्व। तो पहले पदार्थ का आयतन हो गया हमारा m1 बट्टा ρ1 तथा दूसरे पदार्थ का आयतन हो जाएगा m2 बट्टा ρ2। तो जो हमारा P max होगा, मतलब कि जो हमारा कुल घनत्व होगा वह m1 + m2 बट्टा हम v1 व v2 का मान रख देंगे, मतलब पहले द्रव का आयतन तथा दूसरे द्रव का आयतन का मान रख देंगे। तो हमारा आ जाता है m1 बट्टा ρ1 + m2 बट्टा ρ2। अब यहाँ कंडीशन आ जाता है, यदि m1 बराबर m2, मतलब उन दोनों तरल के जो द्रव्यमान हैं वो समान हो, तब हमारा m1 + बराबर m2 बराबर हम m मान लेते हैं। तो हमारा P मिक्स आ जाएगा m + m बट्टा ρ1
प्लस एम बट्टा रो टू। तो ऊपर का एम जुट गया, मतलब कि 2m बट्टा, जब हम इसका लसा लेकर करते हैं तो हमारा आता है m कोष्टक में रो टू प्लस रो वन बट्टा रो वन रो टू। तो हमारे यहाँ m से m कट जाएगा, तो जो हमारा घनत्व आएगा, कुल घनत्व आएगा, वह आएगा 2 रो वन इंटू रो टू बट्टा रो टू प्लस रो वन, या 2 रो वन इंटू रो टू बट्टा रो वन प्लस रो टू। मतलब कि उन दोनों घनत्व का गुणनफल का दोगुना बट्टा उन दोनों घनत्व का योगफल हमारा कुल घनत्व आएगा, उन दोनों तरल का घनत्व आएगा। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा में हमको द्रव्यमान नहीं पता है, तो यदि इनके आयतन V1 व V2 हो तथा घनत्व रो1 व रो2 हो, तो हमारा जो मिश्रण का घनत्व होगा वह P मिक्स बराबर M1 प्लस M2, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, तो M1 प्लस M2 बट्टा V1 प्लस V2। तो हमारा यहाँ M1 बराबर हो जाएगा रो1 V1 तथा M2 बराबर हो जाएगा रो2 V2, क्योंकि रो बराबर होता है हमारा M बट्टा V, तो हमारा M बराबर हो जाएगा रो इंटू V। तो यहाँ हमारे M1 बराबर हो गया रो1 V1 बट और M2 बराबर हो गया रो2 V2। तो हम M1 व M2 के जगह पे हम रो1 V1 तथा रो2 V2 का मान रख देंगे। तो यहाँ आ गया P मिक्स बराबर रो1 V1 प्लस रो2 V2 बट्टा V1 प्लस V2। तो यदि यहाँ कंडीशन आ जाता है, यदि जो V1 है वह V2 के बराबर है तथा उन दोनों का मतलब कि जो उनका आयतन है वह दोनों बराबर है, तो हमारा हो जाएगा V2 बराबर V1 बराबर V। तो हमारा P मिक्स आ गया V रो1 प्लस रो2, क्योंकि हमारा यहाँ पे था रो1 V1 प्लस रो2 V2, तो यहाँ पे हो जाएगा रो1 V प्लस रो2 V। तो हमारा V कॉमन आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रो1 प्लस V कोष्टक में रो1 प्लस रो2, तथा नीचे हमारा जो V वॉल्यूम था V1 प्लस V2, तो वह हमारा हो जाएगा 2V। तो हमारे यहाँ V से V कट गया, तो हमारा जो P मिक्स आया, मतलब कि घनत्व आया, वह आया रो1 प्लस रो2 बट्टा 2, मतलब कि उन दोनों का घनत्व का योगफल बट्टा 2। तो अब हम देखते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह किसी भी पदार्थ का घनत्व, मतलब कि उसका घनत्व रो बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, तो उसका भी रो हो जाएगा। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो जो हमारा अपेक्षिक घनत्व का सूत्र आएगा वह आएगा पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। यह एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, क्योंकि अगर हम पदार्थ का घनत्व रो करें तथा हमारा जल का घनत्व भी कुछ रो ही आएगा, मतलब कि इन दोनों का मात्रक सेम है, तो हमारा यह कट जाएगा। तो यह एक मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि है। तो अब हम देखते हैं तरल स्तंभ के कारण दाब। तो यहाँ पास हमारे एक चित्र बनाया गया है, तो इसमें एक बर्तन दिखाया गया है और नीचे का जो तली है उसका हमारा क्षेत्रफल A है तथा जो इसकी ऊंचाई है वह h है तथा जो इसका घनत्व है वह रो है। तो जो बर्तन की तली पर जो लगने वाला बल होगा वह इस द्रव के भार के बराबर होगा। तो जो यहाँ है बर्तन की तली पर लगा बल बराबर तरल का भार, तो तरल का भार हमारा mg हो जाएगा, क्योंकि भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो तरल का भार हमारा हो जाएगा mg। तो हम m का मान
ए एच रो रख देंगे इंटू जी। तो यहाँ है चूँकि द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, तो हमारे m बराबर आयतन को हम a इंटू एच लिख सकते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल इंटू दूरी इंटू घनत्व रो। तो हमारे m का मान यहाँ ए एच रो जी आ गया। तो जो हमारा दाब होगा वह तरल का स्तंभ का भार बट्टा तली का क्षेत्रफल, क्योंकि जो हमारा तरल स्तंभ का भार है वह तली के ऊपर लगने वाला बल है और तली का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो हमारा हो जाएगा तरल स्तंभ का भार बट्टा तली का क्षेत्रफल, तो ए एच रो जी बट्टा ए। तो हमारा ए से ए कट जाएगा, तो हमारा जो दाब आएगा वह आएगा एच रो जी। हमारा दाब आया एच रो जी। तो यही एच रो जी हमारा तरल स्तंभ के कारण दाब है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।